हेलो स्टूडेंट्स, बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने ये थ्योरम स्टार्ट की थी, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू सेकंड एक्जिम स्पेस इज ए सेकंड एक्जिम स्पेस। दैट मीन्स प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू सेकंड काउंटेबल स्पेस। सेकंड एक्जिम स्पेस का मतलब होता है सेकंड काउंटेबल स्पेस इज ए सेकंड काउंटेबल स्पेस। कोई भी दो सेकंड काउंटेबल स्पेस लेंगे और उनका जो प्रोडक्ट स्पेस है वो भी सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो, इसको प्रूफ करने से पहले मैं आपको दो डेफिनेशन रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन सेकंड काउंटेबल स्पेस और दूसरी डेफिनेशन बेस की, क्योंकि सेकंड काउंटेबल स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें बेस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखो, दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। कोई भी स्पेस है x2, ये स्पेस सेकंड काउंटेबल स्पेस होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल बेस फॉर टोपोलॉजी टो। इस टोपोलॉजी टो के लिए यदि एक काउंटेबल बेस विद्यमान है तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है? सेकंड काउंटेबल स्पेस होता है। क्लियर? सेकंड डेफिनेशन देखिए, हमने ये थ्योरम की थी बेसिस वाले चैप्टर में, और इस थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको याद रखने के लिए भी कहा था। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या है? ए कलेक्शन बी विच इज सबसेट ऑफ टो इज बेसिस फॉर टोपोलॉजी टो। बी जो है वो टोपोलॉजी टो का क्या होगा? बेसिस होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच जी बिलोंग्स टू टो एंड ईच एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हुआ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी बिलोंग्स टू टो देयर एग्जिस्ट u belongs to b such that x belongs to u which is subset of g। b जो है वो टोपोलॉजी टो का बेसिस होगा यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू g और g बिलोंग्स टू टो के लिए b का एक मेंबर u ऐसा विद्यमान हो जो x को कंटेन करे और इस g का क्या हो? सबसेट हो। अब इस कंडीशन को अच्छे से ध्यान रखना है, इसी का यूज होगा यहाँ पर। b यदि बेसिस है तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू g बिलोंग्स टू टो के लिए b का एक मेंबर u इस प्रकार का विद्यमान होगा जो इस एलिमेंट x को कंटेन करेगा और ये u किसका सबसेट होगा? इस g का सबसेट होगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपनी थ्योरम पर चलते हैं। ये स्टेटमेंट एक थ्योरम का स्टेटमेंट है जो बेसिस वाले चैप्टर में मैंने आपको करवाया था। क्लियर? अब देखिए, अब हमें सबसे पहले दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेने हैं और वो दोनों स्पेस कैसे होने चाहिए? सेकंड काउंटेबल स्पेस होने चाहिए। लेट x1 टो1 एंड x2 टो2 आर टू सेकंड काउंटेबल स्पेस। सबसे पहले हमने दो सेकंड काउंटेबल स्पेस ली। अब हम इसका एक प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन करेंगे। नाउ लेट x2 बी द प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। x2 क्या है? प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब जो x है वो इन दोनों का क्या है? प्रोडक्ट है। तो x इक्वल टू कितना होगा? x1 क्रॉस x2 होगा। x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? x1 क्रॉस x2, मतलब x1 और x2 का प्रोडक्ट होगा। और देखिए, जो टो होगा वो क्या होगा? हमने पिछली क्लास में जब हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखी थी। तो उसमें हमने क्या लिखा था? उसमें हमने ये लिखा था कि जो टो है, x2 जो है वो प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। तो इसका जो बेसिस होता है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? g1 क्रॉस g2 सच दैट g1 बिलोंग्स टू टो1 एंड g2 बिलोंग्स टू टो2। यही होता है, मतलब जो b है, जो बेसिस है, वो g1 क्रॉस g2 की फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ g1 क्या है? टो1 का एलिमेंट और g2 क्या है? टो2 का एलिमेंट। मतलब बेसिस जो है वो टो1 और टो2 के एलिमेंटों के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में होना चाहिए। और b क्या होता है? बेसिस जो होता है वो टोपोलॉजी का सबसेट होता है, b सबसेट होता है टो का। तो इसका मतलब टो के जो मेंबर होंगे वो भी किस फॉर्म में होंगे? g1 क्रॉस g2 की फॉर्म में होंगे। तो जो प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होता है उसमें जो x जो प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये x क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। और टोपोलॉजी जो टो है उसके मेंबर किस फॉर्म में होंगे? टो1 और टो2 के मेंबर के क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। क्लियर?
अब आगे ध्यान दीजिए, अब हमें प्रूफ क्या करना है। हमने एक्स टो क्या लिया, प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस, और हमने इसको किसका प्रोडक्ट माना है, इन दोनों का प्रोडक्ट माना है। तो हमें अब प्रूफ क्या करना है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस कैसा होना चाहिए, सेकंड काउंटेबल स्पेस होना चाहिए। क्लियर, क्योंकि अगर ये सेकंड काउंटेबल होगा तो ये x का मतलब क्या है, x1 क्रॉस x2, x1 क्या है सेकंड काउंटेबल, x2 क्या है सेकंड काउंटेबल, तो इनका जो प्रोडक्ट है कौन, x, वो भी क्या हो जाएगा, सेकंड काउंटेबल हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना है। अभी आपको नोट नहीं करना है, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा। अब आगे देखिए, अब x1 टो 1 और x2 टो 2 ये क्या है, सेकंड काउंटेबल स्पेस है। यहाँ तक तो हो ही गया। एक्स टो क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, वेयर एक्स इक्वल टू क्या, x1 क्रॉस x2 है। ओके, अब आगे देखिए, x1 टो 1 और x2 टो 2 क्या है, सेकंड काउंटेबल स्पेस है। अब सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन को मेमोराइज कीजिए कि x1 टो 1 और x2 टो 2 यदि सेकंड काउंटेबल स्पेस है, इसका मतलब टोपोलॉजी टो 1 का एक काउंटेबल बेस विद्यमान होगा और टोपोलॉजी टो 2 का भी एक काउंटेबल बेस विद्यमान होगा। तो हमने मान लिया कि जो B1 है वो टोपोलॉजी टो 1 का एक काउंटेबल बेस है, और B2 क्या है, टोपोलॉजी टो 2 का क्या है, काउंटेबल बेस है। तो वही हमने यहाँ लिखा, सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन अप्लाई की। देयर एग्जिस्ट काउंटेबल बेस B1 एंड B2 फॉर टोपोलॉजी टो 1 एंड टो 2 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जो B1 है वो टो 1 का क्या है, काउंटेबल बेस है, और जो B2 है वो टो 2 का क्या है, काउंटेबल बेस है। ये हमने सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन से लिखा। तो ये दोनों सेकंड काउंटेबल स्पेस हैं, तो इन दोनों के काउंटेबल बेस विद्यमान होंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि B1 और B2 क्या हैं, टो 1 और टो 2 के काउंटेबल बेस हैं। अब B1 के जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में लिए, Bi की फॉर्म में, और B2 के एलिमेंट हमने लिए Cj की फॉर्म में, जहाँ I और J बिलोंग करेंगे N में। इसका मतलब ये है कि B1 जो है वो काउंटेबल सेट है और साथ में ये क्या है, बेस है। ऐसे ही B2 जो है वो भी काउंटेबल सेट है और ये बेस है किसका, टोपोलॉजी टो 2 का। क्लियर, ओके। अब X2 जो है वो क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब X2 यदि प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो टो का जो बेसिस होगा वो किस फॉर्म में होगा, टो का जो बेसिस होगा वो G1 क्रॉस G2 की फॉर्म में होगा, जहाँ G1 टो 1 में से होगा और G2 टो 2 में से होगा। ये हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन में लिखा था, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। तो X2 क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसलिए जो B है ये B क्या होगा, बेसिस होगा, इज ए बेस फॉर टोपोलॉजी टो ऑन X, यहाँ ब्रैकेट लगा लेना। तो ये जो B है ये क्या होगा, बेस होगा, और बेस के जो मेंबर हैं वो किस फॉर्म में होंगे, G1 क्रॉस G2 की फॉर्म में होंगे, जहाँ G1 बिलोंग्स टू क्या है, टो 1, और G2 बिलोंग्स टू क्या है, टो 2। तो जो प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस होता है उसमें टोपोलॉजी टो का जो बेस होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, ये हमने डेफिनेशन में लिखा था। तो X2 यहाँ पे प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो उसका जो बेस होगा वो G1 क्रॉस G2 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो B इज बेस फॉर टोपोलॉजी टो ऑन X। B यहाँ पर क्या है, टोपोलॉजी टो का बेस है। ओके, तो सबसे पहले हमने दो टोपोलॉजिकल स्पेस लिए जो कि सेकंड काउंटेबल स्पेस है, इसका मतलब टो 1 और टो 2 के काउंटेबल बेस विद्यमान होंगे। तो हमने मान लिया कि B1 और B2 क्या है, टोपोलॉजी टो 1 और टो 2 के काउंटेबल बेस हैं। X2 प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसलिए इसका भी एक बेस होगा, और इसका जो बेस होगा वो किस फॉर्म में होगा, G1 क्रॉस G2 की फॉर्म में होगा। क्लियर, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो X2 है वो कैसा स्पेस होना चाहिए, सेकंड काउंटेबल स्पेस होना चाहिए। इसका मतलब टोपोलॉजी टो का एक काउंटेबल बेस विद्यमान होना चाहिए। यदि टोपोलॉजी टो का एक काउंटेबल बेस विद्यमान होगा तभी ये स्पेस कैसा बनेगा, सेकंड काउंटेबल स्पेस बनेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नया सेट डिफाइन करते हैं C, और C इक्वल टू क्या लेते हैं, BI और CJ के क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं, BI क्रॉस CJ, जहाँ IJ बिलोंग्स टू क्या है, N है।
अब देखो ये बी आई किसके मेंबर है, B1 के, और सी जे किसके मेंबर हैं, B2 के। तो बी आई क्रॉस सी जे का मतलब क्या हो गया कि ये B1 क्रॉस B2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने एक नया सेट बनाया, ये दिया नहीं गया, हमने एक नया सेट बनाया C, और C हमने किसके बराबर लिया, बी आई क्रॉस सी जे, और ये बी आई क्रॉस सी जे जो हैं ये क्या होंगे, ये B1 क्रॉस B2 के बराबर होंगे। मतलब B1 बी आई क्या है, B1 के मेंबर, और सी जे क्या है, B2 के मेंबर। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक नया सेट डिफाइन करेंगे C। तो आगे देखिए, नाउ लेट C इक्वल टू बी आई क्रॉस सी जे वेयर आई जे बिलोंग्स टू N, और ये जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होगा, ये B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर। अब देखो ये जो सेट C है ये काउंटेबल सेट है। ये काउंटेबल क्यों है, क्योंकि B1 काउंटेबल है और B2 भी काउंटेबल है, और दो काउंटेबल सेटों का प्रोडक्ट भी क्या होता है, हमेशा काउंटेबल होता है, इसलिए जो C है वो काउंटेबल होगा। तो B1 एंड B2 आर काउंटेबल, सो B1 क्रॉस B2 इज काउंटेबल एंड C इज काउंटेबल। क्लियर। तो यहाँ पे हमें एक काउंटेबल सेट मिल गया C। अब देखिए C यदि काउंटेबल सेट है और C क्या बन जाए, C यदि टोपोलॉजी टो का बेस भी बन जाए, C क्या बन जाए, टोपोलॉजी टो का बेस बन जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो C है वो काउंटेबल बेस होगा टोपोलॉजी टो का, और टोपोलॉजिकल स्पेस X टो कैसा स्पेस बन जाएगा, सेकंड काउंटेबल स्पेस बन जाएगा। तो सेट C को काउंटेबल तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो C है वो क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए टोपोलॉजी टो का। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे कि ये बेस कैसे बनेगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि C इज बेस फॉर टोपोलॉजी टो ऑन X, ये प्रूफ करना है। अब अभी मैंने आपको ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवाया था, B जो है वो टोपोलॉजी टो का बेस कब होगा, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और कंडीशन क्या थी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पिछले वाली कंडीशन लिख रहा हूँ अभी तो, X बिलोंग्स टू G बिलोंग्स टू टो, देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू B सच दैट X बिलोंग्स टू U एंड U सबसेट ऑफ G, देन B इज बेस फॉर टोपोलॉजी टो। ये डेफिनेशन लिखी थी हमने। ओके अब यहाँ पे हमें B को बेस प्रूफ नहीं करना, हमें किसको प्रूफ करना है, C को। किसका बेस प्रूफ करना है, टोपोलॉजी टो का। तो कंडीशन क्या लेंगे हम कंडीशन लेंगे X बिलोंग्स टू G और G बिलोंग्स टू टो, मतलब टो में से एक सेट लेंगे G और G का एक एलिमेंट लेंगे X। अब यहाँ पर जो टोपोलॉजी टो है वो कैसी टोपोलॉजी है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। अब टो यदि प्रोडक्ट टोपोलॉजी है तो टो के मेंबर किस फॉर्म में होंगे, दो सेटों के प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर जब हम G बिलोंग्स टू टो लेंगे तो हम G बिलोंग्स टू टो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ G1 क्रॉस G2 बिलोंग्स टू टो लिखेंगे, क्योंकि जो टो के मेंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, क्योंकि जो टो है वो क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। अब इसमें से हम एक एलिमेंट लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जो हम एलिमेंट लेंगे वो कुछ इस प्रकार से लेंगे, XY बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 बिलोंग्स टू टो। ये बात क्लियर हो गई होगी। X बिलोंग्स टू G बिलोंग्स टू टो लेते हैं, लेकिन यहाँ G नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि टो के मेंबर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो G1 क्रॉस G2 बिलोंग्स टू टो, और इसका एक एलिमेंट लेंगे XY का ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि G1 क्रॉस G2 के एलिमेंट ऐसे तो नहीं हो सकते कि X बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, ऐसा तो हम नहीं लिख सकते, क्योंकि G1 क्रॉस G2 इसका मतलब इसके मेंबर या इसके एलिमेंट किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। क्लियर। अच्छा अब आगे देखिए, अब आगे हमें क्या प्रूफ करना है, XY बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 बिलोंग्स टू टो लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, U बिलोंग्स टू B नहीं आएगा, वहाँ पे तो B को बेस प्रूफ करना था, यहाँ पर किसको प्रूफ करना है, C को। तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू C, सॉरी U बिलोंग्स टू C, देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू C आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो C है उसके मेंबर किस फॉर्म में हैं, उसके मेंबर हैं BI क्रॉस
सी जे की फॉर्म में, मतलब सी के मेंबर भी क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो हमें जो यू मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा यू मिलना चाहिए किसमें से, सी में से, और वो यू कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू यू एंड यू सबसेट ऑफ G1 क्रॉस, यू सबसेट जी आता है लेकिन यहाँ जी की जगह क्या है, G1 क्रॉस G2 है। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। अगर ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो C है वो टोपोलॉजी टो का बेस है। क्लियर, अब समझते हैं इसको। देखिए C लिया हमने और ये काउंटेबल बन गया। अब सिंस B इज बेस फॉर टोपोलॉजी टो ऑन X, जो B है वो टोपोलॉजी टो का क्या है, बेस है। अब B यदि टोपोलॉजी टो का बेस है तो बेस की अभी जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी उस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, और थ्योरम को अप्लाई हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए सो एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू G एंड G बिलोंग्स टू टो, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू G एंड G बिलोंग्स टू टो, देयर एग्जिस्ट G1 क्रॉस G2 बिलोंग्स टू B, देयर एग्जिस्ट G1 क्रॉस G2 बिलोंग्स टू B सच दैट XY बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 विच इज सबसेट ऑफ G। क्लियर, मतलब हमने ये कंडीशन लेते थे ना, x बिलोंग्स टू G बिलोंग्स टू टो, अब यहाँ पर हम कंडीशन क्या लेंगे, एनी XY बिलोंग्स टू G और G बिलोंग्स टू क्या है, टो है। अब देखो G का जो मेंबर है वो हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि G किसका मेंबर है, टो का मेंबर है। इसका मतलब जो G है वो दो सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि टो के मेंबर तो क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं। तो जो हमने जो G लिखा है वो दो सेटों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो G के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। तो जो हम यहाँ पर जो B है वो हमें टोपोलॉजी टो का बेस दे रखा है, तो बेस वाली वो थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू G बिलोंग्स टू टो देयर एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर क्या होगा, B का एक मेंबर होगा U। अब यहाँ U की जगह कौन होगा, G1 क्रॉस G2, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर B का एक मेंबर G1 क्रॉस G2 इस प्रकार का विद्यमान होगा कि ये G1 क्रॉस G2 इस एलिमेंट को कंटेन करेगा और ये सबसेट होगा किसका, G का। ये कंडीशन वही है जो हमने ये लिखा था, x बिलोंग्स टू G बिलोंग्स टू टो, देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू B सच दैट x बिलोंग्स टू U, U सबसेट ऑफ G। ध्यान से देखो, x की जगह क्या है, XY, G की जगह क्या है यहाँ G, और G बिलोंग्स टू क्या है, टो, और ये G है ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो हमने क्या लिखा था, देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू B, तो देयर एग्जिस्ट ये क्या हो गया U, ये हमने U बिलोंग्स टू क्या लिया B, क्योंकि B के मेंबर क्या है, G1 क्रॉस G2 की फॉर्म में है। तो यहाँ पर B का कोई भी एक मेंबर ऐसा विद्यमान होगा जो किसको कंटेन करेगा, एलिमेंट X को, तो ये किसको कंटेन करेगा, इस एलिमेंट को XY को, और ये सबसेट होगा किसका, G का, तो ये सबसेट होगा किसका, G का। ठीक है, ये डेफिनेशन अप्लाई की हमने। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ से देखिए ये जो XY है ये G1 क्रॉस G2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ X किसका एलिमेंट है, G1 का, और Y किसका एलिमेंट है, G2 का। ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से लिख रहे हैं हम। तो XY बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2, इसका मतलब X बिलोंग्स टू क्या है, G1, और Y बिलोंग्स टू क्या है, G2, और G1 किसका मेंबर है, टो 1 का, और G2 किसका मेंबर है, टो 2 का। ये हम पहले ही लिख चुके हैं B में। ये देखो B के जो एलिमेंट हैं उसमें पहला एलिमेंट टो 1 का है और दूसरा क्या है, टो 2 का है। तो यहाँ पर ये G1 क्रॉस G2 किसके मेंबर हैं, किसके एलिमेंट है, B के, तो G1 किस में से होगा, टो 1 में से, और G2 किस में से होगा, टो 2 में से। तो XY बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2 है, इसका मतलब X बिलोंग्स टू G1 है और Y बिलोंग्स टू G2 है, और G1 बिलोंग्स टू क्या है, टो 1, और G2 बिलोंग्स टू क्या है, टो 2। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास X1 टो 1 ये क्या था, सेकंड काउंटेबल स्पेस, और टोपोलॉजी टो 1 के लिए, टोपोलॉजी टो 1 के लिए जो बेसिस था वो कौन था, B1। टोपोलॉजी टो 1 के लिए बेसिस क्या था, B1। अब इसमें फिर से बेसिस वाली डेफिनेशन यदि हम अप्लाई करें तो देखो क्या आएगी, B1 क्या है, टो 1 का बेसिस है,
तो बेसिस वाली डेफिनेशन क्या कहती है कि x बिलोंग्स टू G1 बिलोंग्स टू टो1 के लिए देयर एग्जिस्ट U1 बिलोंग्स टू B1 सच दैट x बिलोंग्स टू U1 विच इज सबसेट ऑफ G1। यही है जो थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू G1 बिलोंग्स टू क्या है, टो1 है। इसका मतलब B1 का एक मेंबर क्या होगा, U1। B1 का एक मेंबर U1 ऐसा होगा जो x को कंटेन करेगा और G1 का सबसेट होगा। तो आगे देखिए अब B1 एंड B2 आर बेस फॉर टोपोलॉजी टो1 एंड टो2। क्लियर, B1 B2 क्या है, टोपोलॉजी टो1 और टो2 के बेस हैं रेस्पेक्टिवली। मतलब B1 टो1 का बेस है और B2 क्या है, टो2 का बेस है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए B1 किसका बेस है, टो1 का, और कंडीशन क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू G1 एंड G1 बिलोंग्स टू टो1। तो उस थ्योरम की डेफिनेशन से क्या रिजल्ट आएगा, देयर एग्जिस्ट U1 बिलोंग्स टू B1, U1 बिलोंग्स टू B1 सच दैट x बिलोंग्स टू U1 सबसेट G1। यही आना चाहिए। अब B1 के जो मेंबर हैं वो तो हमने कैसे लिखे थे, BI की फॉर्म में। तो यहाँ U1 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, BI। तो वही लिखेंगे देयर एग्जिस्ट BI बिलोंग्स टू B1। ठीक है, BI बिलोंग्स टू B1 सच दैट x बिलोंग्स टू BI, x बिलोंग्स U1 की जगह क्या ले लिया, BI। तो x बिलोंग्स टू BI एंड BI सबसेट G1, तो BI सबसेट G1। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या है, B2 भी क्या है, बेस है। अब देखो B2 किसका बेस है, टो2 का। अब यहाँ पे ध्यान देना, B2 किसका बेस है, टो2 का। और कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है कि y बिलोंग्स टू G2 एंड G2 बिलोंग्स टू टो2। तो उस थ्योरम के स्टेटमेंट से क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट U2 बिलोंग्स टू B2 सच दैट y बिलोंग्स टू B2 विच इज सबसेट ऑफ G2। यही आएगा। तो अब यहाँ U2 नहीं लेंगे क्योंकि B2 के मेंबर हैं वो CJ की फॉर्म में है। तो क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट CJ बिलोंग्स टू B2। U2 की जगह क्या ले लिया, CJ, क्योंकि B2 के मेंबर जो हैं वो CJ की फॉर्म में हैं। तो देयर एग्जिस्ट CJ बिलोंग्स टू B2 सच दैट y बिलोंग्स टू क्या आएगा अब यहाँ, CJ, y बिलोंग्स टू CJ एंड CJ सबसेट ऑफ G2। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x BI का एलिमेंट है, y CJ का एलिमेंट है। तो x y का ऑर्डर्ड पेयर किसका एलिमेंट होगा, BI क्रॉस CJ का एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x BI में है, y CJ में है। तो x y का ऑर्डर्ड पेयर कहाँ होगा, BI और CJ के क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। अब BI सबसेट है G1 का और CJ सबसेट है G2 का। तो BI और CJ का क्रॉस प्रोडक्ट सबसेट होगा G1 और G2 के क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये सबसेट होगा G1 क्रॉस G2 का, और G1 क्रॉस G2 सबसेट है किसका, G का। ये हम पहले यहाँ देखो ये लिख चुके हैं, G1 क्रॉस G2 सबसेट है किसका, G का। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, XY बिलोंग्स टू BI क्रॉस CJ, BI क्रॉस CJ इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। तो BI क्रॉस CJ सबसेट होगा किसका, G का। यही होगा। तो अब देखो, अब हमने XY किस में से लिया था, G में से, और G किस में से लिया था, टो में से। और इसके लिए हमें C का एक मेंबर मिल गया, कौन, BI क्रॉस CJ। ये BI क्रॉस CJ किसका मेंबर है, C का मेंबर है, क्योंकि C के एलिमेंट BI क्रॉस CJ की फॉर्म में थे। और हमें एक BI क्रॉस CJ ऐसा मिल गया कि ये BI क्रॉस CJ किसको कंटेन कर रहा है, XY को, और ये सबसेट है किसका, G का। और ये कंडीशन क्या शो करती है कि जो C है वो क्या है, बेस है किसका, टोपोलॉजी टो का। उसी थ्योरम के स्टेटमेंट से, उसी थ्योरम के स्टेटमेंट से। उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि B जो है वो टोपोलॉजी टो का बेस होगा यदि x बिलोंग्स टू G बिलोंग्स टू टो के लिए देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू B सच दैट x बिलोंग्स टू U सबसेट G। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था, हमें C को प्रूफ करना था बेस किसका, टोपोलॉजी टो का। तो हमने क्या लिया था, हमने XY बिलोंग्स टू G बिलोंग्स टू टो लिया था। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था यहाँ B की जगह कितना आ जाएगा, C।
क्योंकि बी बेस नहीं प्रूफ करना, सी को प्रूफ करना है। तो हमें सी का एक एलिमेंट ऐसा चाहिए था जो एक्स को कंटेन करता हो, तो हमें सी का एक एलिमेंट मिल गया बी आई क्रॉस सी जे, जो किसको कंटेन कर रहा है, यहाँ एक्स की जगह कौन है, एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर। तो हमें सी का एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो इस एलिमेंट को कंटेन कर रहा है और जी का क्या है, सबसेट है, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो सी है वो क्या है, बेस है टोपोलॉजी टो का। अब सी यदि टोपोलॉजी टो का बेस है, इसका मतलब सी तो काउंटेबल भी है, तो टोपोलॉजी टो का एक काउंटेबल बेस यहाँ पर विद्यमान है। Hence there exists a countable base C for topology tau on X, so X tau is second countable space। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ सकती है। ओके, तो अब आप इसको नोट करेंगे यहाँ से। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, टाइम नहीं लेना है अपने को इसमें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आपको नोट करना है, 1 मिनट रुकिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर बाद में आप नोट करते रहना। नेक्स्ट ये है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, ये देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट ये लिखना है। ओके, अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने x1 टो 1 क्या लिया, x1 टो 1 और x2 टो 2 दो सेकंड काउंटेबल स्पेस लिए। x टो क्या लिया, इसका प्रोडक्ट स्पेस लिया, और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो x टो जो प्रोडक्ट स्पेस है वो भी सेकंड काउंटेबल स्पेस होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि सेकंड काउंटेबल स्पेस कैसे बनेगा। यदि टोपोलॉजी टो का एक काउंटेबल बेस विद्यमान हो तो x टो क्या बनेगा, सेकंड काउंटेबल स्पेस बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने प्रूफ करना है कि टोपोलॉजी टो का एक काउंटेबल बेस विद्यमान है। तो हमें जो कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करना है। हमें गिवन है कि x1 टो 1 और x2 टो 2 सेकंड काउंटेबल स्पेस हैं। इसका मतलब टोपोलॉजी टो 1 और टो 2 का काउंटेबल बेस विद्यमान है। टोपोलॉजी टो 1 और टो 2 का काउंटेबल बेस विद्यमान है। तो हमने टोपोलॉजी टो 1 का काउंटेबल बेस लिया b1 और टो 2 का काउंटेबल बेस लिया b2। ठीक है, बेस लिया। अब x2 जो है वो प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो इसका जो बेस होगा वो g1 क्रॉस g2 की फॉर्म में होगा, जहाँ g1 टो 1 का एलिमेंट होना चाहिए और g2 टो 2 का एलिमेंट। तो प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस का भी एक बेस लिया b, और ये जो b है ये टोपोलॉजी टो का बेस है। अब हमने एक नया सेट डिफाइन किया c, और c किस प्रकार से लिया, bi और cj का क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो c इक्वल टू लिया bi क्रॉस cj का क्रॉस प्रोडक्ट, और ये बी आई क्रॉस सी जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो सेट है ये B1 क्रॉस B2 के इक्वल है, क्योंकि बी आई B1 का एलिमेंट है और सी जे B2 का एलिमेंट है, और B1 और B2 दोनों काउंटेबल हैं, इसलिए B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट भी काउंटेबल होगा। तो यहाँ पर जो सेट C है वो काउंटेबल है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो C है वो टोपोलॉजी टो का बेस है। टोपोलॉजी टो क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, और बेस की कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो B है वो बेस है टोपोलॉजी टो का। B क्या है, टोपोलॉजी टो का बेस है। अब B काउंटेबल है या नहीं ये हमें नहीं पता, तो हमें ये पता चल गया कि जो C है वो काउंटेबल है।
अब सी को हमें बेस प्रूफ करना है टोपोलॉजी टो का, और हमें गिवन क्या है कि जो बी है वो बेस है टोपोलॉजी टो का। बी यदि टोपोलॉजी टो का बेस है तो बेस की डेफिनेशन अप्लाई कर दो, एक्स वाई बिलोंग्स टू जी बिलोंग्स टू टो के लिए बी का एक मेंबर G1 क्रॉस G2, बी के मेंबर किस फॉर्म में है, देखो यहाँ पे बी के मेंबर किस फॉर्म में, G1 क्रॉस G2, तो बी का एक मेंबर ऐसा विद्यमान होगा जो इस एलिमेंट को कंटेन करेगा, और ये सबसेट होगा किसका, G का। क्लियर यहाँ तक। अब ये ऑर्डर्ड पेयर G1 क्रॉस G2 का सबसेट है, सॉरी इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x G1 में बिलोंग कर रहा है और y G2 में, तो x बिलोंग्स टू G1 है, y बिलोंग्स टू G2 है, और आपको पता है G1 और G2 बिलोंग कर रहे हैं किसमें, टो 1 और टो 2 में। यहाँ से देखो G1 बिलोंग्स टू टो 1 है, G2 बिलोंग्स टू टो 2 है। क्लियर। अब हमें दो कंडीशन पता है कि जो B1 है वो टोपोलॉजी टो 1 का बेस है और B2 टोपोलॉजी टो 2 का बेस है। तो देखो x बिलोंग्स टू G1 बिलोंग्स टू टो 1 है, तो और B1 क्या है, बेस है टोपोलॉजी टो 1 का, तो बेसिस की कंडीशन लगाएंगे कि B1 का एक मेंबर ऐसा विद्यमान होगा जो एलिमेंट x को कंटेन करेगा और G1 का सबसेट होगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या है, y बिलोंग्स टू G2 बिलोंग्स टू टो 2, और B2 क्या है, टो 2 का बेस है, तो B2 का एक मेंबर CJ ऐसा होगा जो y को कंटेन करेगा और G2 का सबसेट होगा। ये हमने कहाँ से लिखा, उस थ्योरम के स्टेटमेंट से लिखा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब x bi में है, y cj में है, तो x y का ऑर्डर्ड पेयर किस में होगा, bi क्रॉस cj में, और bi क्रॉस cj सबसेट होगा G1 क्रॉस G2 का, क्योंकि bi सबसेट है G1 का और cj सबसेट है G2 का, तो bi और cj का क्रॉस प्रोडक्ट सबसेट होगा G1 और G2 के क्रॉस प्रोडक्ट का, और G1 और G2 का क्रॉस प्रोडक्ट सबसेट है G का, ये हम पहले लिख चुके हैं। तो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर सबसेट हो जाएगा, इस बिलोंग करेगा bi क्रॉस cj में, और bi क्रॉस cj सबसेट होगा G का। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने एक्स वाई G का एक एलिमेंट लिया था और G बिलोंग्स टू टो लिया था, और हमें C का एक मेंबर मिल गया, कौन, bi क्रॉस cj। ये bi क्रॉस cj किसका एलिमेंट है, C का। C का एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो किसकी कंडीशन, बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो C क्या होगा, टोपोलॉजी टो का बेस होगा, और ये काउंटेबल है, इसलिए टोपोलॉजी टो का काउंटेबल बेस यहाँ पर विद्यमान है। क्लियर यहाँ तक। अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम नया पेपर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, ये आपका टोपोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब आपको सोल्व करवा दी हैं। अब आप जितना आपको पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, और आगे जो नया पेपर स्टार्ट होगा उसको भी आपको डेली रूटीन में पढ़ना है। देखो, जब नया पेपर स्टार्ट होगा तो पुराने वाले पेपर को आपको रखना नहीं है, साथ साथ इसको भी पढ़ते रहना है, क्योंकि पढ़ते रहोगे तभी कुछ मेमोरी में याद रहेगा। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब इसमें यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस इसमें मोस्टली दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो बेसिस की डेफिनेशन और एक सेकंड काउंटेबल स्पेस की डेफिनेशन। अब बेसिस की डेफिनेशन मतलब रटनी नहीं है आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए अलग अलग फॉर्म में। अब मैंने आपको x बिलोंग्स टू G बिलोंग्स टू टो लिखा, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा वो इसी फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पर कुछ अलग फॉर्म में हमें दिखा था, यहाँ पर x की जगह एलिमेंट एक्स वाई लेना पड़ा था, और एक्स वाई बिलोंग्स टू G बिलोंग्स टू टो लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टो है वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, टो के मेंबर क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। तो G बिलोंग्स टू यदि टो है तो ये जो G है ये किस फॉर्म में है, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये जो G है ये किसी ना किसी सेट का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, और इसके जो मेंबर होंगे वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, फिर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको अप्लाई करना आना चाहिए इस चीज़ को। तो बेसिस की डेफिनेशन अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसके बाद थ्योरम को प्रूफ करना बिल्कुल ईजी है। ओके, थैंक यू।